कॉमन मिस्टेक है, मेजॉरिटी की है, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप पूछ सकते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर से स्टार्ट कर रहे हैं जी। पहला क्वेश्चन, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर जो है वो रिस्की होते हैं कि नहीं होते? ये मैंने टेस्ट में जब लास्ट टाइम टेस्ट लिया था तब मैंने ब्रैकेट मेंशन नहीं किया था। मतलब क्वेश्चन ये था कि डिबेंचर्स आर रिलेटिवली रिस्कियर देन शेयर्स। तो डिबेंचर रिस्की होते हैं कि नहीं होते? तो कुछ बच्चों ने ट्रू लिखा, कुछ बच्चों ने फॉल्स लिखा। जिनका ट्रू था वो तो सही था ही, जिनका फॉल्स था तो मैंने उनको कहा भी आपका आंसर गलत है। उन्होंने कहा सर फॉल्स सर गलत कैसे है? फर्स्ट आप सोचो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट का रिप्लाई ये आया कि आप सोचो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर शेयर्स खरीदेगा वो तो पता नहीं पैसा मर भी सकता है, डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डिबेंचर में तो पक्का इंटरेस्ट मिलेगा, सिक्योर्ड भी होता है वो, तो रिस्की कहाँ हुआ? तो मैंने उनको रिप्लाई मैंने ये दिया कि भाई जब भी आप अकाउंट्स बनाते हो तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हो? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रिप्लाई कर सकते हो? फिर तो आप डिबेंचर इंटरेस्ट को भी इनकम लिख करके आओगे एग्जाम में। फिर भी डिबेटेबल इशू हो गया तो मैं ब्रैकेट में मेंशन करा इस बार कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना। ये ब्रैकेट की नीड नहीं है, एग्जाम में ब्रैकेट ना आए तो भी आप हर क्वेश्चन में यही प्रेज्यूम करोगे कि जो भी पूछा गया वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया। ठीक है, तो डिबेंचर रिस्कियर होते हैं क्योंकि उस पर इंटरेस्ट कंपलसरी देना पड़ता है, रिस्की होता है। आप अगर ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा रहे हो जहाँ पे आपको डाउट है कि पता नहीं आप अर्न कर पाओगे कि नहीं अर्न कर पाओगे, तो ऐसे केस में आप लोन लेना प्रेफर नहीं करोगे क्योंकि लोन पे इंटरेस्ट पक्का देना पड़ेगा। आप शेयर इशू करोगे, यहाँ पर रिस्क नहीं रहता। ठीक है, तो ट्रू आंसर आना है इसका। इसमें लेकिन एक और पॉइंट होता है कि जो डिबेंचर होते हैं टैक्स डिडक्टेबल होते हैं, इनमें फायदा भी तो होता है। तो प्रॉफिटेबल थोड़ी पूछा हुआ है, रिस्की पूछा हुआ है ना। हर एक एस्पेक्ट अलग है, कौन सा प्रॉफिटेबल है, कौन सा लिक्विडेबल है, कौन सा टैक्सेबल है, हर का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें क्वेश्चन में क्लियर रिस्की वाला पॉइंट पूछा हुआ। सेकंड क्वेश्चन जी मेजॉरिटी का गलत था। फर्स्ट क्वेश्चन तो मेजॉरिटी का सही था, सेकंड क्वेश्चन गलत था। सेकंड क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, लॉस है टोटल 35,000, 35,000 रुपए का लॉस है। और क्वेश्चन में कहा हुआ है कि एसपीआर हमारे पास पड़ा हुआ है 15,000 रुपए, अवेलेबल एसपीआर 15,000। तो इट विल डेबिट डैश बाय 15,000। 15,000 से क्या डेबिट करेंगे सर हम? एसपीआर डेबिट करेंगे एंड डैश बाय डैश। तो जो थर्ड वाला जो ब्लैंक है उसमें रुपीस लिखा हुआ है और सेकंड वाला ब्लैंक है उसी रुपीस का अकाउंट कौन सा है। तो 35,000 राइट ऑफ करने के लिए 15,000 एसपीआर से लेंगे, बाकी का कहां से पैसा लेंगे? हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट। तो कितना अमाउंट लेंगे यहां से? 20,000। बच्चों को समझ नहीं आता तो एंट्री करके आ गए, ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे जो एंट्री कर लेंगे। काफी बच्चों ने फाइनेंस कॉस्ट नहीं लिखा, फिर भी मैंने नंबर दे दिए क्योंकि एक क्वेश्चन का एक नंबर मार्क्स का क्वेश्चन है और तीन चीजें पूछी हुई हैं। अगर आपने इतना और इतना और इतना भी लिखा हुआ है तो वह नंबर दे दिए, बाकी कंप्लीट आंसर ये। फिर बच्चों ने इस ब्लैंक को ये समझा कि पहले वाले ब्लैंक में डेबिट वाला पूछा है और सेकंड वाले ब्लैंक में क्रेडिट वाला पूछा। ये बच्चों को ऐसा लगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, इट विल डेबिट बाय दिस एंड दिस। क्वेश्चन में क्रेडिट वर्ड लिखा नहीं हुआ तो दोनों ब्लैंक डेबिट वाले हैं, क्रेडिट वाला ब्लैंक नहीं है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमने ठीक ठाक पढ़ाई कर रखी है फिर भी एग्जाम में छूट जाते हैं, वैसे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो। थर्ड क्वेश्चन, डिबेंचर इशू करे हैं डिस्काउंट पे और रिडीम करा है प्रीमियम पे, तो ऐसे केस में क्रेडिट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट सर हमेशा क्रेडिट ही होता है, डेबिट तो कभी होता नहीं है। ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम होने, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, परफेक्ट है बी ऑप्शन। सी ऑप्शन डिस्काउंट और लॉस। तो डिस्काउंट और लॉस तो हमेशा डेबिट होता है, वो क्रेडिट थोड़ी ना होता। सी तो पक्का गलत है, ए और बी दोनों सही। तो डी ऑप्शन में लिखा है ए एंड डी बोथ। तो बहुत बार क्या होता है कि हम ए और बी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, वो ठीक होता है, उस पर टिक करके आ जाते हैं। एग्जाम में सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, कई बार एक ऑप्शन सही होगा, कई बार दो ऑप्शन सही होंगे, हमें जो ज्यादा सही है वो वाला आंसर टिक करके आना।
जो कुछ स्टूडेंट एक्सपेक्ट करते हैं, इसे स्टूडेंट ने मान लीजिए लिख दिया कि सर डी डिवेंचर अकाउंट। अब एग्जामिनर से एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, मतलब डी ऑप्शन सही है, लेकिन डिवेंचर का आप लिख कर ए ऑप्शन आए तो गलत है, ये मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें। फिर हमें दोनों चीजें मेंशन सही करनी है, ऑप्शन नंबर भी और ऑप्शन नंबर में जो एक्सप्लेनेशन लिखा है वो भी। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिवेंचर। सर डिवेंचर पे इंटरेस्ट देना है जी। ऑप्शन नंबर डी एक्सपेंडिचर है जो पीएनएल अकाउंट में आएगा। डिवेंचर इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, पीएनएल अकाउंट में आएगा। सर सेकंड पार्ट बता दो इसमें क्या होता है। सेकंड पार्ट सिलेबस से डिलीट हो गया, मतलब जरूर बता। चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के अंदर आता था, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर के अंदर, और 8-10 साल पहले, 5-6 साल पहले पूरा टॉपिक डिलीट हो गया। अगला तो चैप्टर कंप्लीट डिलीट हो गया इस बार। क्वेश्चन नंबर 5, डिवेंचर इशू करे हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो टेक्निकल टर्म्स मिसिंग थी, ओवर एंड अबव प्राइम सिक्योरिटी के टेक्निकल टर्म है, ये बहुत ही कम बच्चों ने लिखी थी। 1 मार्क का क्वेश्चन आया थ्योरी में, तो आप छोटे छोटे 2 पॉइंट लिख करके आए सेफ्टी के लिए कि आपको 1 में से 1 पक्का मिलेगा। एक ही लाइन लिख करके आ रहे हो तो आधा नंबर ये सिक्योर कर पाओगे। इसके बच्चों ने नहीं लिखी टेक्निकल लैंग्वेज, बस ये लिखा एडिशनल सिक्योरिटी, लेकिन उन्होंने एक पॉइंट और लिखा, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन दिस डिवेंचर्स, तो उन्होंने मार्क्स सिक्योर कर लिए, भले टेक्निकल टर्म नहीं लिखी। तो थ्योरी क्वेश्चन में यही नहीं है कि 1 नंबर का है तो एक लाइन लिख करके आनी है। क्वेश्चन नंबर 6, डिवेंचर इशू करे हैं 105 रुपए पे और रीपे करना 115 रुपए। सर क्वेश्चन में ये मत सोचो कि फेस वैल्यू 105 दे रखी है, 105 फेस वैल्यू नहीं लिखी, इशू प्राइस लिखा। क्वेश्चन में फेस वैल्यू है ही नहीं, और जब भी फेस वैल्यू मिसिंग हो डिवेंचर में तो हमेशा 100 प्रेज्यूम करते हैं, और इक्विटी शेयर में 10, प्रेफरेंस शेयर में 100। ये कैसे पता चला कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये होती है जनरली। प्रिजम्पशन 100 ही हाँ जी, प्रिजम्पशन जितनी भी बनी हुई है वो प्रैक्टिकल लाइफ से बनी हुई है। डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर 100 और इक्विटी शेयर 10, ये प्रिजम्पशन होती है। ये प्रिजम्पशन ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में अगर लिखा होता फेस वैल्यू ही, और ये सोचना कि इशू 105 है तो फेस वैल्यू 105 होगी। क्वेश्चन में साफ-साफ इशू प्राइस बोला हुआ है 105, फेस वैल्यू नहीं बोला हुआ। तो 100 का डिवेंचर 105 में इशू हो रहा है, मतलब 5 रुपए का एसपीआर, और 100 का डिवेंचर 115 में रिडीम कर रहे हैं तो 15 रुपए का लॉस। ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 7 जी, मेजॉरिटी का सही था, सभी ने गुडविल सही निकाल रखे थे, डिवेंचर सही निकाल रखा था, इसमें लगभग सभी को पूरे नंबर मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिवेंचर इंटरेस्ट की एंट्री मांगी हुई थी जी। मुझे लग रहा था अमाउंट में गड़बड़ करके आएंगे बच्चे की, मैंने फेस वैल्यू 1000 कर दी, लेकिन सभी का अमाउंट सही था, ये बहुत बढ़िया चीज है। मिस्टेक क्या थी कि इशू की एंट्री भी की थी 3-4 बच्चों ने। तो क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ है, पास जर्नल एंट्री फॉर रिलेटिंग टू डिवेंचर इंटरेस्ट, साफ साफ लिखा हुआ है, तो आपको डिवेंचर इशू की एंट्री नहीं करनी। अगर आपने कर दिया तो मार्क्स नहीं कटेंगे उसके, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा करने पर मार्क्स नहीं कटते, बस टाइम खराब होता है। डिवेंचर इसमें और क्या मिस्टेक थी सर, ईयर मेंशन नहीं कर रखा बहुत बच्चों ने। 30 सितंबर लिख दिए, 31 मार्च लिख दिया, बात कर। 30 सितंबर के साथ 2019 लिखना है आपको, 31 मार्च के साथ 2020 लिखना है आपको, ईयर भी मेंशन करना। डिवेंचर इंटरेस्ट 30 सितंबर को पे किया जा रहा है, 2 एंट्री होंगी, डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। सेम एंट्री रिपीट करनी है 31 मार्च को, डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, 1.5 लाख। लास्ट वाली एंट्री सारा डिवेंचर इंटरेस्ट पीएनएल में ट्रांसफर कर दीजिए। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट 3 लाख। 2 से 3 बच्चों की अमाउंट की मिस्टेक थी, 3 लाख की जगह 1.5 लाख लिख दिया पीएनएल में। मेजॉरिटी मिस्टेक थी, ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट नहीं लिखा, और डेट की मिस्टेक थी मेजॉरिटी की। कोई डाउट है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में तो पूछें। चलिए कॉमन साइज कंपैरेटिव में आ जाइए। मेजॉरिटी की मिस्टेक कैलकुलेशन मिस्टेक है, अमाउंट की कैलकुलेशन की मिस्टेक थी, परसेंटेज की कैलकुलेशन की मिस्टेक थी। क्वेश्चन नंबर 2 में इंटरेस्ट जो है वो 1 लाख रुपए, 5 से 6 बच्चों ने 9 लाख रुपए लिखा हुआ। ये मिस्टेक 5 से 6 बच्चों की थी कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बच्चों ने 1 लाख रुपए क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन 9 लाख रुपए लिखा हुआ। तो बस क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है, हाँ अलर्ट होकर के रीड करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, इसी चीज का ध्यान रखना। तो डाउट तो पूछ सकते हैं इसमें।
कई बच्चों के 10 भी आए हैं, बाकी मैंने ऐप पे अपलोड कर दिए हैं, मार्क्स आप देख सकते हैं उसमें से। ये 2 चैप्टर और कैश फ्लो, 3 चैप्टर का टेस्ट होगा जी नेक्स्ट संडे। संडे को आपको कहीं भी जाना पड़े तो आप टेस्ट कभी भी प्रीपोन कर सकते हो, ये फैसिलिटी पूरे साल है जी आप लोगों के पास। पोस्टपोन का कोई मतलब नहीं है। टेस्ट के बाद मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्लास में, टेस्ट सभी के पास क्वेश्चन पेपर होता है, तो टेस्ट के बाद आप बोले सर संडे को मैं नहीं आ पाया, मेरा मंडे को ले लो, उसका कोई सेंस नहीं बनता। आप टेस्ट देना चाहते हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं और संडे को नहीं आ सकते मजबूरी से, तो आप सैटरडे को टेस्ट दें, फ्राइडे को टाइम ले लें मुझसे कि सैटरडे को किस टाइम आना है। पहले स्टार्ट कर रहे हैं जी वापस से कैश फ्लो स्टेटमेंट। टू 30 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। जब भी क्लास में एब्सेंट हो तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देख लें। हेडिंग डालेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। For the year ending 31st March 2017, particulars amount या बना रहे हो 2 पेजों का फॉर्मेट। पहला पेज जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए रहेगा, दूसरा फॉर्मेट इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के लिए रहेगा। दोनों पेज आपके आमने सामने होने चाहिए, इस पर ना पड़े। पहली हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगले पेज पे दूसरी हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सेकंड पेज के हाफ पेज में तीसरी हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पोस्ट डिविडेंड क्या होता है? हाँ जी, प्रपोज डिविडेंड डिस्कस होगा वो अब डिस्कस कम हुआ है। प्रपोज डिविडेंड तक आया नहीं ना क्वेश्चन, जितना टॉपिक पढ़ा डाउट हो तो पूछें, जो नहीं आया उसको बताया जाएगा। सेकंड पेज बताइए, लास्ट टाइम क्या लिखनी है? लास्ट टाइम बताइए। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ईयर के एंड में कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो हमें सेकंड पेज के लास्ट में लिखना है। मुझे क्वेश्चन नंबर 2 में से चेक करके बताइए फटाफट से, कितना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? 24,000 मिला इधर को बैलेंस शीट में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2017 में दिया हुआ है 24,000, 24,000। बताइए सेकंड लास्ट लाइन क्या है? ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना है जी क्वेश्चन में ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? 9,500। थर्ड लास्ट लाइन क्या है? नेट इंक्रीज। ये 3 लाइनें फिक्स है सारे क्वेश्चंस के अंदर, इसलिए क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही इतना स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं। एग्जाम में मान लीजिए आपको आंसर शीट मिल गई है, 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है, ये फॉर्मेट बना लो इतनी देर में। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट
हाँ तो साल की शुरुआत में 9500 कैश था, साल के एंड तक 24,000 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ? 14,500। इसका मतलब हमको पता लग गया सर, ये तीनों एक्टिविटी को ऐड करके हमारा आंसर 14,500 आना चाहिए। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों को ऐड करके आंसर आना चाहिए 14,500। ये पहले से पता लग गया। करेंगे स्टार्ट। नोट्स टू अकाउंट्स में दिया हुआ है कि सरप्लस लास्ट ईयर कितना था? 24,000 और इस साल कितना हो गया? 132, 1,32,000। इसका मतलब जो इंक्रीज हुआ है वो इस साल का प्रॉफिट। क्वेश्चन में कहीं टैक्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, रिजर्व की इंफॉर्मेशन नहीं है, डिविडेंड की इंफॉर्मेशन नहीं, तो ये हमारा पहला आंसर जो ऑपरेटिंग का आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये डायरेक्ट वाला आंसर आया है। ब्रैकेट में आप कैलकुलेशन दिखा सकते हैं। ईयर की बिगिनिंग में 24,000 था, ईयर एंड में 1,32,000 हो गया, तो ये 1,08,000 से इंक्रीज हुआ। ये हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है जी, 1,08,000। डिक्रीज हो रहा होता तो लॉस फॉर द ईयर होता, ब्रैकेट में लिखते। रिजर्व नहीं है, डिविडेंड नहीं है, टैक्स नहीं है, इसलिए हमारा पहला वाला आंसर सीधा आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पढ़ सकते हैं जी आगे। स्टार्ट करते हैं जी शेयर कैपिटल से। सबसे ऊपर शेयर कैपिटल दिया हुआ, लास्ट ईयर शेयर कैपिटल कितने थे? 180। अब कितना हो गया? 210। बढ़ा है, शेयर्स बढ़े हैं। क्या लगता है इशू करेंगे, रिडीम करें? इशू करें। कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंस। इनफ्लो क्या आउटफ्लो? ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? आउटर कॉलम में सिर्फ 6 अमाउंट आएंगे। ऑपरेटिंग का 5, छठा चौथा आंसर मतलब जो लास्ट वाला आंसर आता है ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का फाइनल आंसर, फाइनेंसिंग का फाइनल आंसर, और ये 3 अमाउंट। टोटल 6 अमाउंट आने हैं आउटर कॉलम में बस। जरूरी है? जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप सारे अमाउंट लिखोगे ना तो टीचर को मिलेगा नहीं आसानी से ऑपरेटिंग का आंसर। मतलब टीचर की हम इजीनेस के लिए कर रहे हैं बस कि हमारा वो डायरेक्ट आंसर देखे, सही है तो मार्क्स देते, डिटेल में चेक ना करें। शेयर कैपिटल के बाद लिखा हुआ है कि रिजर्व एंड सरप्लस, ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स नहीं दे रखा होता इस क्वेश्चन में तो भी हम यही सेम आंसर लिख करके आते। अगर रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहा है तो वी प्रेज्यूम कि वो प्रॉफिट की वजह से बढ़ रहा है। मेजॉरिटी क्वेश्चंस में सरप्लस का। नोट्स टू अकाउंट्स में जो चीज होंगी फिर वो इसमें देखेंगे ना? नहीं, अमाउंट अलग हो सकता है ना, जैसे सेम है, इसमें सेम हो, तो सेम होगा, दोबारा नहीं देना उसको। रिजर्व सेम ही होगा हमेशा। जैसे 3 तरह के नोट्स अकाउंट्स के अंदर, जैसे रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे दे रखा है एक अमाउंट, उस नोट्स अकाउंट में 3-4 अमाउंट है, इसमें एसपीआर भी है, इसमें सरप्लस भी है, इसमें जनरल रिजर्व भी है, तो तीनों से अलग आंसर करेंगे फिर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग लास्ट ईयर भी 1.5 लाख, इससे 1.5 लाख, कुछ नहीं करना। ट्रेड पेबल्स 27 से 75 हो गए, लेकिन यहाँ पर अभी पीएनएल की कुछ आइटम आनी है तो 4 से 5 लाइन छोड़ने के बाद लिख रहे हैं। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। बताइए करंट लायबिलिटी पॉजिटिव रिलेशन की नेगेटिव रिलेशन? पॉजिटिव। करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशन, बढ़े तो बढ़ाओ, कितना बढ़ गया? 48,000। करंट लायबिलिटीज के साथ पॉजिटिव रिलेशन, बढ़े तो बढ़ाओ, घटे तो घटाओ, तो ये बढ़ रहा 27 से 75 हो गया, इसलिए हम भी ऐड करते हैं। अपन ऐसे छोड़ी हुई है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन से पहले हमारा एक आंसर आता है, क्या नाम होता है उसका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, वो आंसर आता है इससे पहले, और इसके बीच में आती है पीएनएल की आइटम्स। इसे स्पेस छोड़ा हुआ 5 लाइन का। क्वेश्चन दोबारा रीड ना करना पड़े इसलिए हम हिंट में लिखते जा रहे हैं हर आइटम। एग्जाम में अगर ऐसा कर रहे हो, आपने 5 लाइन छोड़ दी और वहां पर एक लाइन का काम आया तो 4 लाइन छूट जाएगी तो कोई बात नहीं, बीच में अगर गैप छूट रहा है लाइनों का तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
एग्जाम में टाइम का बड़ा फोकस करना है, जो सबको लेंदी लगता। नेक्स्ट एसेट्स पर आ गए जी। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर टेंजिबल एसेट्स लिखी हुई है, लास्ट ईयर थी 2,52,000, ईयर के एंड तक 294। बताइए डेप्रिसिएशन की सेल परचेज। सर एसेट डिक्रीज होती है तो सेल हो सकती है, तो डेप्रिसिएशन हो सकता है, लेकिन अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली परचेज ही करिए। कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सारे के साथ नॉन करंट एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती हैं। इनफ्लो क्या आउटफ्लो? आउटफ्लो सर, अगर एसेट खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स 42,000. ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? Yes, sir. आउटफ्लो है तो ब्रैकेट लगेगा। इतना आंसर कंप्लीट है। ब्रैकेट में अगर दिखाना चाहो कैलकुलेशन कैसा है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये 42 कैसे है, 294 माइनस 252, ये ब्रैकेट में दिखाना चाहे दिखाएं, ना दिखाना चाहे ना दिखाएं, ना मार्क्स मिलेंगे ना मार्क्स कटेंगे उससे। अगर हमें कोई लैंग्वेज देखनी हो ये देखना। और ब्रैकेट में बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है, बताओ फिर से। ब्रैकेट में बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है। अभी तो मैं लिखते अमाउंट पूछ लेता हूँ आप लोगों से कि ब्रैकेट लगाना है कि नहीं लगाता, आपको ध्यान आ जाता है कि हाँ चेक कर लो। नॉर्मली जब बच्चा स्टूडेंट अमाउंट लिखता है तो अमाउंट लिखने के बाद फिर उसके ध्यान नहीं रखता या रिकॉर्ड नहीं करता कि ब्रैकेट का भी ध्यान रखना। बहुत लेटर को ध्यान रखना ब्रैकेट का। नेक्स्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 18,000 की थी, 48 की होगी। बताइए डेप्रिसिएशन की सेल अगेन सर परचेज। जब भी बढ़े तो परचेज के अलावा कोई दूसरा आंसर आएगा नहीं। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? यस सर। आउटफ्लो है सर, हम एसेट खरीद रहे हैं पैसा जाएगा। ये ना सोचना कि एसेट आ रही है इनफ्लो है, हमें एसेट नहीं हमें कैश देखना। एसेट परचेज कर रहे हैं, एसेट आ रही है लेकिन कैश जा रहा है, आउटफ्लो है, ब्रैकेट लगे। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 30,000। अगर डिक्रीज हो रही होती तो क्या करते? डेप्रिसिएशन की सेल। सेल इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ठीक है। एनसीए के अंदर दो ही आइटम हैं जो नॉन डेप्रिसिएबल होती हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और लैंड। इन दो के अलावा कोई भी आइटम दिखे तो डेप्शन मानेंगे। करंट एसेट्स पर आ गए हम। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का बताता हूं मैं अभी। इन्वेंट्री पे आ जाइए पहले। इन्वेंट्री लास्ट ईयर कितनी थी? 24। और अब कितनी हो गई? इंक्रीज हुई है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना इंक्रीज हुई है? 83,000. ब्रैकेट लगाने का मन है कि नहीं? Yes. पर नेगेटिव रिलेशन विद करंट एसेट्स, नेगेटिव रिलेशन विद करंट एसेट बढ़े तो घटाओ। करंट अगर बढ़ रही है बेसिकली हमारा पैसा जा रहा है, ब्लॉक हो रहा है, इसलिए ब्रैकेट लगा देते हैं। जो भी बढ़ेगी करंट एसेट ब्रैकेट लगाया जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स लास्ट ईयर थे 17,500, और इस साल हो गए 40,000। इंक्रीज हो गया जी। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? सेम रूल सर, करंट एसेट है, नेगेटिव रिलेशन बढ़े तो घटाओ। करंट एसेट बढ़ रही है 17,500 से 40,000 हो गई, इंक्रीज हो रही है तो पैसा ब्लॉक हो रहा है, इसलिए माइनस किया जाएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटी के आपको डाउट रहेगा तो बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो कोई पीनल की आइटम आई नहीं तो यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जो 1,08,000 रुपए है यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है। क्वेश्चन के अंदर एक भी आइटम पीनल की नहीं आनी, जैसे कि डेप्रिसिएशन या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आया? 50,500। ये प्लस करना है, ये दोनों माइनस करने हैं। कितना बताया जी?
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 50,500 बिना ब्रैकेट के पॉजिटिव। इन जनरल पॉजिटिव ही होता है ऑपरेटिंग का आंसर। इन्वेस्टिंग पे आ जाइए 72,000 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आगे? कैश यूज्ड इन। हाँ जी, ब्रैकेट आ रहा हो तो यूज्ड इन, पॉजिटिव आ रहा हो तो फ्लो फ्रॉम। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 70,000। सर ये डबल लाइन नहीं लगानी इसमें। किसमें डबल लाइन? सर कैश यूज्ड इन और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग में जो लास्ट फिगर आती है। देखो डबल लाइन का मतलब होता है कि टोटल आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, लेकिन टोटल कैरी फॉरवर्ड होना, टोटल किसका उसका किया जाएगा। डबल लाइन यहाँ लगाना है, बीच से आगे कुछ नहीं करना। फाइनेंस में तो सर एक ही आंसर है बस, पॉजिटिव है। क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अभी डिस्कस करते हैं जी आगे। नोट करें हमने यहां तक मार्केटेबल सिक्योरिटी वाला पॉइंट रहता है। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से आइटम कहां लेंगे, फिर लास्ट में आता हूं मार्केटेबल सिक्योरिटी पर। पहली आइटम हमने सर स्टार्ट करना नोट्स टू अकाउंट से। सर सीख लिया हमने, सबसे पहले हमें नोट्स टू अकाउंट से स्टार्ट करना होता है। क्या वजह है उसकी? नोट्स टू अकाउंट मैंने नहीं देखे मान लीजिए, और ऊपर से बैलेंस शीट का डिफरेंस मैंने कुछ भी प्रिज्यूम करके सॉल्व कर लिया, बाद में पता नोट्स टू अकाउंट कुछ और आइटम थे, तो गलत हो सकता है। नोट्स टू अकाउंट पहले करनी है, एडजस्टमेंट्स पहले करनी है, उसके बाद बैलेंस शीट बनाना है। रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहा था तो मतलब प्रॉफिट था, हमने इसको प्रॉफिट फॉर द ईयर नाम से लिखा है। अगर सरप्लस घट रहा होता तो उसको लॉस फॉर द ईयर के नाम से लिखते। उसके बाद हमने बैलेंस शीट में पहली आइटम करी, शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, इसका मतलब शेयर इशू होने हैं, प्लस कर दिया। घट रहा होता तो शेयर रिडीम कर रहे हैं, माइनस करते फाइनेंसिंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कोई चेंज नहीं है, बढ़ रहा होता तो लोन लिया, फाइनेंसिंग का प्लस, घट रहा होता तो लोन रीपे कर दिया, फाइनेंसिंग में माइनस। सर लोन पे इंटरेस्ट तो दिया नहीं, क्वेश्चन में रेट भी दे रखा। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है 1.5 लाख की हमारी लायबिलिटी है, लोन है हमें 1.5 लाख रुपए का, इसमें इंटरेस्ट पक्का दिया होगा क्वेश्चन में, लेकिन रेट दे नहीं रखा, मजबूरन हम इंटरेस्ट निकाल रहे थे। अगर आगे रेट दिया होता तो 1.5 लाख का इंटरेस्ट भी देते हम, फाइनेंसिंग में माइनस करते और ऑपरेटिंग में प्लस करते। डिबेंचर इंटरेस्ट से प्रॉफिट कम हो जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है इसलिए ऐड बैक करेंगे रिवर्स करने के लिए, और डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग से माइनस करना। तो ऐसे क्वेश्चन में रेट का ध्यान रखना है। क्या बात रहता है कि 1.5 लाख का 1.5 लाख कुछ है नहीं, इसको तो आगे बढ़ जाओ, लेकिन रेट भी दे रखा है, अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ट्रेड पेबल करंट मैंने फिर बताया, ये सबसे इजी पोर्शन है पूरे के पूरे आंसर के अंदर, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी मिस्टेक यहाँ मिलती है जब ये टेस्ट चेक करें हमने। सबसे इजी पोर्शन है पूरे कैश फ्लो में। करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो ऐड करना, घट रही है तो माइनस करना। करंट असेट उल्टा, बढ़े तो घटा, घटे तो बढ़ा, कितना ज्यादा इजी है, क्योंकि मेजॉरिटी मिस्टेक यहाँ पर ही होती है, तो बहुत ज्यादा लड़ होकर के करना है इसको। भूल होती है इसमें, मतलब आइडिया है, मिस्टेक होती है साइन की बेसिकली। या ब्रैकेट लगाना चाहिए, वहां नहीं लगाया, नहीं लगाना चाहिए, लगा दिया। तो ट्रेड पेबल बढ़ रहे थे, करंट लायबिलिटी बढ़े तो बढ़ाओ, हमने प्लस कर दिया। एसेट्स पर आ गए, पहली आइटम टेंजिबल एसेट जैसे कि मशीन बिल्डिंग वगैरह बढ़ रही है तो डेफिनेटली परचेज करा है, इन्वेस्टिंग में माइनस कर दिया। घट रही होती तो क्या करते हैं? ऑपरेटिंग में माइनस ऐड। डेप्रिसिएशन मान के उसको और ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं। अगर टेंजिबल एसेट्स बिल्डिंग मशीन घट रही हो तो सेल अज्यूम नहीं करना, डेप्रिसिएशन अज्यूम करना है। सेल सालों में एक आध बार होती है, डेप्रिसिएशन हर साल होता है, इसलिए प्रिजम्पशन डेप्रिसिएशन है, सेल नहीं। सर अमाउंट कितना भी चला जाओ? हाँ जी, अमाउंट कितना भी चला अमाउंट के हिसाब से कैसे रूल बना सकते हैं बताइए? ऐसा रूल कैसे कर सकते हैं कि सर 10% का डिक्रीज हो तो डेप्रिसिएशन मानो, 11% है तो सेल मानो, ऐसे कैसे हो सकता? मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि मशीनरी पिछले साल 1 करोड़ की थी और अब 1 लाख की रह गई, तो डेप्रिसिएशन ही प्रेज्यूम करना पड़ेगा आपको। सेल प्रेज्यूम से अमाउंट ज्यादा है तो सेल होगी, नहीं डेप्रिसिएशन ही मानना पड़ेगा, ठीक है? कोई रूल अमाउंट के हिसाब से थोड़ी बन सकता है कि 10% या 20% वाला डेप्रिसिएशन मानना, उसके बाद की सेल माननी।
कई बार एसेट में टूट फूट हो जाती है, रफ्त ज़्यादा लग जाता है। कोई एसेट हमारे पास 1 करोड़ रुपए की है और सपोज किसी मॉइस्चर की वजह से वहाँ पर आंधी बाढ़ आ गई, इस वजह से पानी वगैरह में रस्ट वगैरह आ गया, उस पे जंग लग गया है और उसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई है, तो एक ईयर में डेप्रिसिएशन बड़ा अमाउंट भी आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। तो अमाउंट कितना भी चेंज हो, डेप्रिसिएशन ही मानना। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही थी, परचेज करी हमने तो इन्वेस्टिंग में से माइनस कर लिया। अगर घट रही होती तो यहाँ पर सेल मानते, डेप्रिसिएशन नहीं। ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट और लैंड ये नॉन डेप्रिसिएबल एसेट होती है। ये दोनों घटे तो सेल मानो, बढ़े तो परचेज तो है। उसके बाद इन्वेंट्री बढ़ रही है, घटा दो। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, घटा दो। नेगेटिव रिलेशन विद सी है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ गया। चलिए अब एक लास्ट काम, करंट एसेट्स के ब्रैकेट में लिखा हुआ है सर, ये करंट इन्वेस्टमेंट के ब्रैकेट में मार्केटेबल, मतलब ये मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट है, मतलब इनको जब चाहे बेचे जब चाहे खरीदें, ये कैश के जैसा है। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल टू कैश, हेंस टू बी एडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, टू बी एडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हमारा ओपनिंग क्लोजिंग कैश बदलने वाला है। हमारा ओपनिंग कैश जो है वो 17,500 और 9,500 प्लस 60,000 69,500 हो गया। ब्रैकेट में मेंशन करके दिखाएंगे जी। ओपनिंग वाला जो है 2016 वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 9,500 और मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट 60,000, दोनों को ऐड कर दीजिए, बन गया 69,500। क्लोजिंग की बात कर रहे हैं जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 24,000, मार्केटेबल सिक्योरिटी कितनी है 54,000, कितना हो गया टोटल 78,000। कितना इंक्रीज हुआ 8500। सर ब्रैकेट में मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं लिखा होता तो नहीं करते वाला काम फिर। ये क्या करते हैं? इसको करूंगा नेक्स्ट क्लास में आएगा क्वेश्चन ये वाले, एक पॉइंट डिस्कस होगा, डिविडेंड वाला पॉइंट आपने बताया वो भी। तो ध्यान रखिए सर, जब भी इन्वेस्टमेंट के ब्रैकेट में मार्केटेबल लिखा है तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बन गया। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब जो इजीली मार्केट में सेलेबल है, उसको हम बहुत इजीली मार्केट में सेल कर सकते हैं। एक छोटी सी कंपनी का आईपीओ आया था, उसका शेयर खरीदा था, तो 4 दिन के बाद जब मैंने बेचना चाहा, मैंने सेल करने का ऑप्शन क्लिक करा तो रिप्लाई आया देयर आर नो सेलर्स, सॉरी देयर आर नो बायर्स, कोई बायर ही नहीं है उसका। तो मतलब जो न्यू कंपनी है, छोटी कंपनी है, उसकी ट्रेडिंग वगैरह कम होती है, उसका बायर सेलर नहीं मिलता, फंस जाते हैं। शेयर खरीद लिया और कोई बायर नहीं मिल रहा, फंस गया लेकर, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं। जिसके इजीली बायर्स हो, इजीली सेलर हो, जो फेमस कंपनियां होती हैं जैसे रिलायंस हो गया, डेली लाखों बायर हैं, लाखों सेलर्स के खरीदते हैं, बेचते हैं, मतलब मैं बेचना चाहूँ तो बेच सकता हूँ, बायर मिल जाएगा। ये हो सकता है कि मेरे डिजायरेबल रेट पर ना मिले, मैं बेचना चाहता हूँ 2500 में बेचना चाहता हूँ और शायद रेट डाउन हो गए तो 2450 में बिक रहा है, ये तो हो सकता है, लेकिन बायर मिल जाए। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है कैश की जैसे ही होती है। इनफैक्ट अभी अपडेट जो आया है पहले T+2 का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैंने आज ट्रेडिंग करी, आज मैंने शेयर बेचा, तो वो वाला दिन +2, 2 दिन बाद उसके बाद पैसा आता है अकाउंट। मंडे को अगर मैंने शेयर बेचा है तो पैसा वेडनेसडे को मिलेगा मुझे उसका, उसे T+2 बोलते हैं। और अब अपडेट करके उसको T+1 कर दिया गया है, पहले T+30 था, मतलब अब हम शेयर बेचते थे तो 30 दिन बाद पैसा आता था, या फिर मैंने शेयर खरीदा तो 30 दिन बाद मेरे अकाउंट में आता था या डॉक्यूमेंट बन के आता था शेयर सर्टिफिकेट। 30 डेज का गया था, 30 को फिर 2 किया गया, अब इसको अपडेट करके 1 कर दिया गया। पर शेयर जब भी ट्रांसफर हो जाते हैं तो उस रेट के अंदर ही नहीं पता क्या होता है ना, प्रोसेस बड़ा लंबा है। मैं अपने ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि भैया शेयर खरीद लो, तो वो शेयर खरीद लेगा, फिर वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से खरीदेगा और जिससे खरीदा है उससे उसके यहाँ से ट्रांसफर होंगे। इस प्रोसेस में कितने 2 दिन, इसको शॉर्ट करके 1 दिन करा गया। मेरे अकाउंट में भी होल्डिंग में नहीं, शेयर्स भी जो होता है, एक होती है होल्डिंग और एक होती है पोजीशन। होल्डिंग में वाले शेयर जो मेरे अकाउंट में आ चुकी है 2 दिन बाद, पोजीशन में जो मैंने खरीद लिया लेकिन अभी तक मेरे अकाउंट में आया नहीं, तो वो पोजीशंस के अंदर दिखाता वाला कॉलम होता है अकाउंट में। चलिए चेक कीजिए आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारा। ओपनिंग कैश 69,500, क्लोजिंग 78,000, तो इंक्रीज हो रहा है 8,500। तीनों आंसर्स को ऐड करके 85 में आना चाहिए। आ रहा है 8,500, वैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं एग्जाम में।
चलो जितना करा है उसको रिवाइज करें, क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास। ध्यान रखिए टेस्ट का चैप्टर 3 का टेस्ट होगा, इस चैप्टर का भी टेस्ट होगा नेक्स्ट वीडियो को ध्यान रखिए।